महोदय, बिहार मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं। अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नववर्ष के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण बांटा गया है तथा इसके लिए पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। कुल 72,410 पदों के विरुद्ध 42,481 पुलिस कर्मी कार्यरत थे। कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए कुल 2,27,873 का सृजन किया गया है तथा इन पदों के विरुद्ध तेजी से बहाली की जा रही है। वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है। इसके अलावा पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा शेष पदों पर भी शीघ्र पदों के विरुद्ध तेजी से बहाली होने के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों की पुलिस बल की संख्या बढ़कर आबादी पर लगभग 1,10,000 से भी अधिक हो जाएगी। इसके अलावा बिहार की पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति विविध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा राज्य में 2,000 पदों पर भी शीघ्र पदों के विरुद्ध तेजी से पदों पर बहाली होने के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों की राज्य में 22 जिलों में आबादी लगभग 1,10,000 से भी हो जाएगी। इसके अलावा बिहार की पुलिस के कुल 21,391 पदों की विविध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे कि अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में ही लागू थी। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए। किसी भी कोने से हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, हर घर में शौचालय तथा टोलों का ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम छूटे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। हर घर नल का जल के काम को 2 हिस्सों में कराया गया। जिन वार्डों में पेयजल की गुणवत्ता आयन, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित थी, उनका काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा अन्य वार्डों के काम पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा कराया गया। अब ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का मेंटेनेंस एवं छूटे हुए वार्डों का पूरा काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। प्रथम निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रथम चरण में 60 एवं द्वितीय चरण में 89 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी है, जिसमें अब तक 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT पटना के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। इन सभी विश्वविद्यालयों के में छात्राओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना वर्ष 2018 से लागू है। इस योजना में 2020 से अति पिछड़े वर्ग को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। इन तीनों योजनाओं में उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में ही 7 निश्चय 2 के तहत अन्य वर्गों, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए का ऋण 1% ब्याज पर दिया जाता है। इसी तरह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर अब तक 40,049 उद्यमियों को 2,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। दूसरे निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले यह काम वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत किया जा रहा था। उस समय इस योजना के अंतर्गत इंटर पास करने पर 10,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब 7 निश्चय 2 के तहत 2021 से बढ़ाकर क्रमशः 25,000 रुपए एवं 50,000 रुपए कर दिया गया है। अब तक इंटर पास 12 लाख से अधिक छात्राओं को तथा स्नातक उत्तीर्ण 1,60,000 से अधिक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। साथ ही 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 6,753 महिलाओं को लाभ मिला है। सरकार के तीसरे निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके अंतर्गत तकनीकी सर्वेक्षण कर 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है एवं 4 विभागों तथा जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग द्वारा इस काम को कराया जा रहा है। अब तक जल संसाधन विभाग द्वारा 666, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा सतही जल से सिंचाई की 306, कृषि विभाग द्वारा 880 तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 187 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन योजनाओं से 2,75,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। इस काम को तेजी से कराया जा रहा है। सरकार के चौथे निश्चय स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है। सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में औसतन 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा हर पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, जिनका उपयोग उस पंचायत के बड़े वार्डों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत सरकार भवन आदि के लिए किया जा सकेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट से गांव में रात भर रोशनी मिलती रहेगी। कई वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का काम पूरा हो गया है और अगले वर्ष के अंत तक सभी वार्डों में काम पूरा किया जाएगा। सरकार के 5वें निश्चय स्वस्थ शहर विकसित शहर के अंतर्गत 122 नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पूरी हो गई है तथा 261 नगर निकायों में यह व्यवस्था की जा रही है। मोक्षधाम योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृह निर्माण की 49 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 9 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। शहरों में स्ट्रॉम ड्रेनेज के लिए पूर्व से 13 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा हाल ही में स्वीकृत 11 शहरों की योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में है। सरकार के 6ठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्याएं से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए 36 बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। प्रथम चरण में शुरू की गई 20 योजनाओं से 4 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है एवं 11 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा 5 योजनाओं में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों से संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण पथों की 1,623 योजनाएं चिन्हित की गई है, जिनकी कुल लंबाई 12,250 किलोमीटर है। इस योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा शीघ्र ही इन पर काम प्रारंभ किया जाएगा।
सरकार के 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके अंतर्गत फरवरी 2021 से गांवों के 7,800 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है। अब सामान्य बीमारियों के लिए लोगों को दूर स्थित अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग एवं निःशक्त लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से काफी सुविधा हो रही है। अब तक 1,18,00,000 सुनिए, अब तक 1,18,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। इससे बुजुर्ग में 6 लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से हृदय में छेद के साथ हो रही है। जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु 7 निश्चय 2 के अंतर्गत तक 1,18,00,000 से बाल हृदय योजना लागू की गई है। इस योजना के प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्य साई अस्पताल में ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज कराया जाता है। इसके तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए साथ एक अभिभावक एवं 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के साथ मां और एक अभिभावक के लिए 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति दर से सहायता राशि दी जाती है। अब पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एवं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी ऐसे बच्चों को यही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,134 बच्चों का सफल इलाज किया गया है, जिसमें सत्य साई अस्पताल में 888, IGIC में 218 तथा IGIMS में 29 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूं एवं मकई की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, 2008 से ही मछली उत्पादन राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर मछली का उत्पादन कई गुना से अधिक हो गया है, जिससे फलों, मछली के उत्पादन में बिहार उत्पादकता में आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य में वर्तमान में चौथे कृषि रोड में उत्पादन पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 2008 से ही राज्य में कृषि रोड में बनाकर मछली का उत्पादन कई गुना से अधिक हो गया है, जिससे फलों, मछली के उत्पादन में बिहार लगभग 2023 हो चुका है। राज्य में वर्तमान में चौथे कृषि रोड में उत्पादन पहले के मुकाबले किसानों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास एवं 2008 से ही राज्य में कृषि रोड में बनाकर मछली का उत्पादन कई गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन बिहार लगभग 2023 हो चुका है। राज्य में वर्तमान में चौथे कृषि रोड में उत्पादन पहले से ही किसानों में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास एवं 2008 से ही राज्य में कृषि रोड में बनाकर मछली का उत्पादन कई गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन बिहार लगभग 2023 हो चुका है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड में उत्पादन पहले से ही कृषि क्षेत्र के समग्र विकास एवं 2008 से ही राज्य में कृषि रोड में बनाकर मछली का उत्पादन कई गुना से अधिक
कर रहे हैं, जिससे दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब मैट्रिक के लड़कियों की संख्या लड़कों के लगभग बराबर पहुंच गई है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन का एवं 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7530 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी गई है, जिस पर तेजी से काम जारी है। बालिका शिक्षा हेतु किए गए इन प्रयासों के कारण बिहार में प्रजनन दर जो वर्ष 2005 में 4.3 थी, वह अब घटकर 2.9 रह गया है। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। सरकार द्वारा इन नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए एक अलग से परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उन्हें 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा तथा पास होने पर वे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। इस परीक्षा का आयोजन प्रक्रियाधीन है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में
व्यापक सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या वर्ष 2005 में प्रतिमाह 49 से बढ़कर अब 11,615 हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई के मुफ्त वितरण की सुविधा अगस्त 2000 से प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल पटना से किया गया। 2005 में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज सरकारी प्रक्षेत्र में 11 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत है। वर्तमान में 15 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत है। वर्तमान में 15 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज राज्य की अपनी निधि से तथा 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना सिटी, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दरभंगा को 2,500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को पुलिस एवं सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह काफी कम हुआ करते थे। 2006 में विश्व बैंक के कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की गई, जिसका नामकरण जीविका किया गया। जीविका के अंतर्गत अब तक 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़कर जीविका दीदियां बन गई है। स्वयं सहायता समूह में किए जा रहे कामों से जीविका दीदियों में जागृति आ रही है और वे आर्थिक रूप से सक्षम एवं स्वावलंबी बन रही है। अब तक जीविका दीदियों का काम ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के गठन का निर्णय हो गया है तथा जल्द ही यह काम शुरू हो जाएगा। इनसे जुड़ने वाली महिलाओं को भी जीविका दीदी ही कहा जाएगा। सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया तथा इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रुपए एवं 1 लाख रुपए
प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4113 तथा अति पिछड़े वर्ग के 5915 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने योजना का लाभ लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आवागमन की सुविधा कराने के लिए उपलब्ध कराने के तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5 सुयोग्य लाभुकों को वाहन खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन 5 लाभुकों में से 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 2 अति पिछड़ा वर्ग के होते हैं। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25,559 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 19,195 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। अब इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रति प्रखंड जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन 7 लाभुकों में 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग एवं 2 अनुसूचित जाति वर्ग तथा शेष 2 सामान्य वर्ग के होंगे। जिन प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लाभुक को भी योजना का लाभ मिल सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 45 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 19 आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले 2 वर्षों में सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से 12 कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। 27 नए कन्या आवासीय विद्यालय का भी निर्माण जारी है। वर्ष 2006-07 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को नौकरियां हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। अब तक 22,232 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की शुरुआत 2006-07 में की गई थी। उस समय 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 15,049 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने समय समय पर मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की तथा वर्ष 2019 में मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। 13 जिलों में वक्फ की भूमि पर +2 के स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है, जिनमें
जिनमें से दरभंगा एवं किशनगंज में आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में 9,273 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 8,519 कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। 311 पर कार्य जारी है तथा 443 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है। 2016 से बिहार मंदिर चहार दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से पुराने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 419 मंदिरों की चहार दीवारी की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की चहार दीवारी भी कराई जाएगी। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक लगभग 5,35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है तथा लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिसकर्मी व अन्य विभागों के कर्मी शामिल हैं। वर्तमान में 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है, जिन पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुई है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है और इसके आंकड़ों को जारी भी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रहते हैं तथा 12,53,53,288 लोग बिहार में रहते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01%, अनुसूचित जाति की 19.65%, अनुसूचित जनजाति की 1.68% तथा सामान्य वर्ग की 15.52% आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए
राज्य सरकार ने कानून बनाकर आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों का मिलाकर अब कुल आरक्षण 75% हो गया है। जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ली गई है। इसमें गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पाई गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सभी वर्गों के चिन्हित गरीब परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों के पास आवास नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने हेतु निर्धारित राशि को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी गई है। साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें 1,20,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2,50,000 करोड़ रुपए की व्यय अनुमानित है, जिसके कारण इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाई गई है, जिससे किराए के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में 1 साल के लिए छूट बढ़ाई गई है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ेंगे। मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस सकारात्मक बजट के लिए केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह हम लोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के
सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य के एवं ध्यानपूर्वक, इसको जरा ध्यान से सुनिए, मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।